तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। कि एक तो बिजनेस चैलेंजेस हैं इस कंपनी के ऊपर, जिसका जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन जो मेनली। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, हमारी सेलिंग प्राइसेस कम हो गई हैं। हम इंशाल्लाह 420 तक ऑफ ही कर देंगे, 420 430 तक। तो नमाज ब्रेक फिर उसी वक्त कर लिएगा आप लोग, सही है। फिर बाकी हमारे इंडस्ट्री में कंपटीशन का काफी इंक्रीज था। कंपटीशन इंक्रीज कैसे हुआ कि हम जो मिड टियर में थे, कुछ जो नीश मार्केट में वर्क करते थे, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर वाले जो लोग थे, वो भी अब एक जर्नल कस्टमर को देखते हुए उस लाइन पे आ गए, यानी कि अफोर्डेबल टू कस्टमर प्रोडक्ट्स लेके आने लग गए। तो ये भी हमें चैलेंज हो गया। इन सारे चैलेंज का रिजल्ट क्या निकला? इन February 2023, BCL made a strategic decision to withdraw from the profitable baby and toddler food market and recognize an impairment charge of rupees 70 million relating to the brand Good for Baby, which BCL has had acquired in 2016। तो रिजल्ट क्या निकला इस कंपटीशन का? इस कंपटीशन का रिजल्ट ये निकला कि भाई, हमें कुछ कुछ अपनी मार्केटें छोड़नी पड़ गई। तो हमने किस किस चीज का? बेबी, या कह लें टॉडलर्स फूड के जो हमारी प्रिपरेशन होती थी, वो हमने क्विट कर दी। नो अदर इंटेंजिबल एसेट और पीपीई वर इम्पेयर्ड इन द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। क्योंकि वो क्विट कर दिया, तो ऑब्वियसली हमने अगर कोई ब्रांड उसके एक्वायर किया हुआ था, तो ये एक्वायर ब्रांड जो है, ये इसकी इम्पेयरमेंट भी हमें रिकग्नाइज करनी पड़ गई। एक डिवीजन था बीसीएल का, लेकिन कौन सा डिवीजन ये नहीं लिखा हुआ। ऑल्दो वन ऑफ द बीसीएस डिवीजन had been impaired by rupees 140 million in August 2022, यानी कि पिछले साल ही एक डिवीजन इम्पेयर हो गया था। कोई पर्टिकुलर एसेट या इंटेंजिबल्स इम्पेयर नहीं हुए हैं। एक ब्रांड इम्पेयर हो गया है। वो कौन सा वाला ब्रांड है? जो बेबी और फूड बेबी फूड मार्केट से रिलेटेड है, जिससे हमने क्विट कर दिया। In August 2023, BCL closed one of its manufacturing operations, which was making only negligible profits। तो एक क्या क्या बंद करा? एक बेबी फूड प्रोडक्ट्स, और दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस थे, लिखा हुआ नहीं है किस चीज के थे। इसको भी बंद कर दिया। ये दो चीजें बंद हो गई हैं। As a result, it incurred direct closure cost of 160 million plus redundancy cost of 130 million. The property in which the operation was based was sold, realizing proceeds of 790 million. This was used in part to repay borrowing, and so reduce the burden of finance costs, and in part to invest in more efficient manufacturing technology in remaining sites। तो इस साल बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, अगर हम समराइज करें। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बिक गया। एक बेबी टॉडलर फूड्स वाली चीज हमने एंड कर दी। बिजनेस बंद करने से हमें कुछ प्रोविजन वाली जो रिडंडेंसी कॉस्ट वगैरह आती हैं, वो भी आ गए।
उस बिजनेस या उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिलेटेड जो प्रॉपर्टी थी वो भी हमने बेच दी। लेकिन उस अमाउंट को यूटिलाइज जो हमने किया वो एक अपनी बोरोइंग्स को रिड्यूस करने में किया, और एक हमने काम किया कि बाकी जो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग चल रही है ना हमारी, वहां पे हम थोड़ी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाएं ताकि अच्छे प्रॉफिट्स हो जाएं। BCL is facing rising cost partly as a result of constraint। तो प्राइस हमने क्या बोला था, प्राइस सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ी एक तरफ, दूसरी तरफ कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट ज्यादा। वो क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लोबली सप्लाई खत्म कम हो गई, ग्लोबल सप्लाई चैलेंजेस की वजह से, particularly grain or wheat की। Further cost increases are the result of the depreciation of the Pakistani rupee throughout 2023, making important produce more expensive। और दूसरा रीजन क्या है, वही डेप्रिसिएशन जो एक्चुअली हमारी इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा है ऑफ PKR। इन एडिशन BCL हैड फ्रेट एंड, बेसिकली ये जो पैरा है ना इसको हम कह देते हैं कॉस्ट चैलेंजेस का पैरा है। तो ओवरऑल इस बैकग्राउंड में हमें क्या पता चला, हमारी कंपनी सेलिंग प्राइस नीचे, कॉस्ट ऊपर उल्टा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट नीचे, कंपटीशन मार्केट में ज्यादा, कुछ बिजनेसेस बंद करने पड़ गए। ये है ओवरऑल समरी इस पैरा की। अब पढ़ लेते हैं अपेंडिक्स 2, और उसके साथ साथ हम अपना पार्ट ए अपेंडिक्स 2 में कुछ रिक्वेस्ट की हुई है हमारे मैनेजर ने हमें, उसको हम करना शुरू कर देते हैं। आई होप that your catch up meeting with Irfan at BCL last week went well। जो ऊपर हमने पढ़ ली मीटिंग का निचोड़। He may have mentioned that BCL has launched a share option scheme for its management at the start of this year rather than provide cash pay rises। तो अपनी मैनेजमेंट को, क्योंकि बिजनेस के हालात अच्छे नहीं थे, तो इंक्रीमेंट्स तो नहीं दिए लेकिन एक शेयर ऑप्शन स्कीम जरूर दे दी। It's something that I think we'll see more of while trading condition for many companies remain challenging। कि जब भी चैलेंजिंग ट्रेडिंग कंडीशन होते हैं इस तरह की स्कीम्स हमने देखी हैं। वन ऑफ द वेस्टिंग कंडीशन ऑफ BCL स्कीम इज अ रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मलाइज ROCE to increase by 5% between the grant date and the vesting date 4 years later। तो आज हमें जो ऑप्शंस हैं वो 4 इयर्स बाद जाके वेस्ट होंगे। एक जो मेन प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा है वो 5% से बढ़ जाना चाहिए। द कंपनी डिफाइन दिस मेजर एज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज प्रॉफिट्स। और ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, या जो रिटर्न का नंबर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो रिटर्न लेना है ना हमें, कह रहा है नॉर्मलाइज प्रॉफिट्स का लेना है। इन अदर वर्ड्स एक्सक्लूडिंग नॉन रिकरिंग आइटम्स। कोई नॉन रिकरिंग आइटम्स आ रहे हैं, वन ऑफ आइटम्स आ रहे हैं, उनको हमें इग्नोर करना है। द प्रॉफिट फिगर शुड ऑल्सो बी बिफोर एंड एनी शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस। शेयर बेस्ड पेमेंट का एक्सपेंस भी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। As this is a non-market vesting condition, we need to get a feel for whether the share options are likely to vest based on this year's figure. Can I therefore ask you to use your judgment to calculate the normalized return on capital employed for 2022 and 2023 using the attached draft financial statements together with information that you have obtained from your meeting with Irfan? No entries have been made for the share option scheme in the attached financial statements।
It would be useful if you could prepare brief notes to analyze any changes in normalized return on capital employed between the 2 years. तो समरी ये है कि एक शेयर ऑप्शन स्कीम भी इन लोगों ने लॉन्च की है, जिसकी एक वेस्टिंग कंडीशन है, और वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर है। इस वजह से हमारे मैनेजर ने हमसे बोला है कि इस साल और पिछले साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो, नंबर वन। तो ए पार्ट था बेसिकली के जो मैनेजर कह रहा है वो कर दो ना। तो मैनेजर क्या कह रहा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 22/23 ये निकालना है। और दूसरी बात क्या कह रहा है? अच्छा, एक एनालिसिस बना दो कि क्यों जो ऑफ चेंज इन ROCE, जो भी दोनों सालों में चेंज है उसको एनालाइज कर दो, यानी कि वो जो हम कहते हैं रेशो एनालिसिस कह लें या कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस कह लें, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सालों का निकाल के उसको एनालाइज करना है कि उसकी रीजनिंग क्या है, और क्या एक फील लेनी है कि क्या शेयर ऑप्शंस वेस्ट होंगे भी कि नहीं होंगे। इसके लिए इसने खैर हमें कुछ ना कुछ चीजें दी हुई हैं, यानी कि PNL दिया हुआ है और SFP भी दी हुई है, कुछ एक्सट्रैक्ट्स। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की बात करें तो रिटर्न चाहिए एक हमें, और एक चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न लेकिन निकालना कौन सा है? रिटर्न में जो लेंगे वो नॉर्मलाइज रिटर्न लेंगे। तो PBT से चलते हैं हम सबसे पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें। 22 में 1807 और 1930। तो देखा जाए तो 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़े हैं हमारे, लेकिन हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बेस में नहीं चाहिए चलना, नॉर्मलाइज प्रॉफिट की बेस पे चलना है। ये तीन चीजें तो नॉर्मल नॉर्मल है। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमें ऊपर बैकग्राउंड में पता चला था कि बिकी है इस साल, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप खत्म कर दिया। तो ये हटाना पड़ेगा, क्यों? ये एक इरेगुलर आइटम है। तो 650 को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं नॉर्मलाइज पे ही मुझे वर्क करना है, या नॉर्मलाइज प्रॉफिट पे ही जाना है मुझे, तो मेरे पास कुछ चीजें एबनॉर्मल टाइप की ऊपर जो मीटिंग थी वहां पे भी आ रही थी। वो क्या क्या है? 70 मिलियन का इम्पेयरमेंट इस दफा रिकग्नाइज हुआ, एक चीज। 140 मिलियन का पिछले साल इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया, एक डिवीजन बंद करने की सूरत में। ये सॉरी, ये एक डिवीजन के ऊपर। अब वो बंद किया गया, किया ये नहीं लिखा हुआ। और इस दफा जो मैन्युफैक्चरिंग मैंने एक बंद की है उससे रिलेटेड 160 मिलियन, 130 मिलियन। तो 160, 130 और 70 तो इस साल में जाएंगे। -160, -130 और -70। ये एक एबनॉर्मल चीजें थी ना, रिडंडेंसी प्रोविजन कह लो या जो भी कह लो, ये प्लांट बंद करने की वजह से और इम्पेयरमेंट चार्ज। और पिछली दफा का 140 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट।
ये हो गए अनयूजुअल आइटम्स के लिए। तो ये हमारे पास आ गया रिटर्न। एक मिनट यार, ये जो है ना, ये सॉरी, ये साइन गलत लग गया, क्योंकि ये पिछली दफा के एक्सपेंस थे। इसको एक्सपेंस को हटाना है बेसिकली हमें। तो ये रिजल्टिंगली हमारे पास नॉर्मलाइज्ड अर्निंग, जिसकी बेसिस पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, वो आ गई। अब हमें देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इसने हमें चीजें दी हुई हैं। ये तीनों का सम हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का ब्रेकअप। तो रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 35% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा इनिशियली था, फिर हमें अब इस दफा 30% हो गया। तो बजाहिर तो ये लग रहा है कि 5% का इंक्रीज वुड बी अ चैलेंजिंग थिंग। क्यों? क्योंकि अभी तो हम डिक्लाइनिंग फेज में हैं, लेकिन जाहिर है मैनेजमेंट भी इसीलिए शेयर ऑप्शन स्कीम लाई है कि चैलेंजिंग फेज में है तो यहीं से हमें उठना है। अब इसको अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो एनालिसिस में क्या आ जाएगा? देखिए, हमारा जो रिटर्न है ना, या पीबीटी कह लें, वो अच्छा खासा हद तक कम हुआ है। इसका बेसिक रीजन क्या है वो तो पता नहीं है, लेकिन वो पता करने का रीजन या उसका रीजन क्या हो सकता है, ये हम जरूर बता सकते हैं। वो क्या है? बेबी और टॉडलर फूड्स का हमने बंद करना, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का बंद करना। तो बजाहिर जो है ये दो रीजंस हो सकते हैं। एक मिनट अजान के लिए वेट
तो बज़ाहिर जो हमें लगता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने का रीज़न हमारे जो बिजनेसेस का क्लोजर है वो हो सकता है, ये जो भी हमने पूरी एक समरी देखी थी, सेलिंग प्राइस का कम होना। तो ब्रॉडली यही चीज़ें नज़र आती हैं। स्पेसिफिकली जब हम एनालाइज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें दोनों चीज़ों को सेपरेटली एनालाइज करना चाहिए, एक रिटर्न को और एक कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा है, सॉरी कम हुआ है, तो न्यूमरेटर हमारा जो है वो, ये कुछ मुझे गलत लग रहा है, ये उल्टा है, ये यही 23 है और ये 22 है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो उल्टा हमारा बड़ा है कैपिटल एम्प्लॉयड। बोरिंग्स कम हुई थी, हमने जो एक प्रॉपर्टी बेची थी, लेकिन ओवरऑल लेवल पे शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग बढ़ा है। या हम इस तरह भी तो कह सकते हैं ना, इन तीनों का सम इज इक्वल्स टू आवर टोटल एसेट्स। एक मिनट के लिए वर्किंग कैपिटल की चीजों को अगर हम इग्नोर करें, और हमारे पास इस पूरे नोट में नजर भी आया था कि हमने प्रॉपर्टी बेच के बोरोइंग्स तो कम करी हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को कम करा है, इस सेंस में कि बोरिंग्स कम हुई हैं, लेकिन मोर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लगाने के लिए पीएनएम में इन्वेस्टमेंट भी करी है। तो जितना छोटा डिनोमिनेटर होता है उतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा आएगा, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर हमारा बढ़ गया है, क्यों? कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड का बाजाहिर बढ़ने का रीजन यही नजर आता है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मशीनरी में जो हम पैसा लगा रहे हैं, शायद वही एक रीजन हो सकता है बाजाहिर। दूसरी तरफ आता है रिटर्न। रिटर्न देखें वो होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा हमारा अच्छा रेशो होगा, वो लेकिन उल्टा कम हो रहा है। डिनोमिनेटर ज्यादा होता तो रेशो अच्छा होता, वो रेशो खराब होता है। तो वो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर कम हो रहा है। इसके कम होने की रीजन क्या नजर आती है बाजाहिर? रेवेन्यू एक तो ग्रॉस सेंस में ही कम हो गया है। इसके कम होने का रीजन क्या बन सकता है? इसका कम होने का रीजन ये बन सकता है, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्लोज कर दी, और वो जो दो टॉडलर्स और उनका जो एक ब्रांड था वो बंद कर दिया। तो ये बाज़ाहिर रीजंस हो सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कॉस्ट प्रेशर देखें तो ज्यादा है। वो कैसे पता चल रहा है? कि अगर मैं जीपी मार्जिन देखूं तो 23 का जो जीपी मार्जिन है वो 26% है, और 22 का जो जीपी मार्जिन है वो 28% है, 29% है तकरीबन। तो ये जो जीपी मार्जिन में कमी आई है, ये भी एक रिटर्न में कमी आने का रीजन है। रिटर्न श्रिंक जो हुआ है, एक तो रेवेन्यू डिक्लाइन थोड़ा सा हुआ है, प्लस कॉस्ट अप हुई है, यानी कि मार्जिन कम हुए हैं। और कॉस्ट अप होने के जो बाजायर रीजन नजर आते हैं वो एक रुपी की डेप्रिसिएशन, और एक हमारा ग्लोबल प्रेशर्स जो है कांस्टेंट ऑफ सप्लाई की वजह से। सेलिंग प्राइस, अच्छा, जो सेल्स में कमी है वो दो रीजन की वजह से हो सकती है ना। एक तो जो हमने बिजनेसेस बंद किए हैं वो लेकिन बहुत क्लोज टू ईयर एंड किए, तो शायद इस वजह से इतना ज्यादा कमी नहीं आई हो, लेकिन सेलिंग प्राइसेस भी हमारी डिक्लाइन हुई है। तो ये ओवरऑल एक एनालिसिस है। अब इसको जो एनालिसिस करना था उसका पर्पस था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा आगे या नहीं बढ़ेगा, क्या शेयर वेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। जाहिर है इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर चीज जो देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि इन पूरे नंबर्स में जो सेगमेंट्स बंद कर दिए उनका कितना रेशो है, ताकि एक स्पेसिफिक एनालिसिस करा जा सके। तो एक बेसिक रेशो एनालिसिस आपने इसी तरीके से ही करना है। ये निकालने के बाद
ये जो पूरी अभी मैंने आपको एक सामने एक कहानी बनाई है, तो यही इन्हीं चीज़ों को लिंक करते हुए खाली आपने एक एक्सप्लेन करना है, और ये आपका काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी कहता है प्रिपेयर नोट्स फॉर द ऑडिट मैनेजर विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस दैट एक्सप्लेन हाउ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्ड इन अपेंडिक्स बी शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड हाउ इट वुड अफेक्ट द नॉर्मलाइज अर्निंग ऑन। अच्छा, कोई पॉलिसी का चेंज है अपेंडिक्स 3 में, जल्दी से देख लेते हैं। कहता है आई हैव जस्ट स्पोकन विद इरफान एट BCL, ही फॉरगॉट टू मेंशन प्रीवियसली दैट द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी डू नॉट रिफ्लेक्ट अ न्यू पॉलिसी टू रीवैल्यू ऑफिस बिल्डिंग विच वाज इम्प्लीमेंटेड एट द ईयर एंड। हुआ क्या है कि भाई FS जो ड्राफ्ट आए उनमें एक एडजस्टमेंट मिसिंग है, रिवैल्यूएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, जो एक नई पॉलिसी लेके आ रहा है। The company has adopted this policy to demonstrate to users of its financial statement that it has a strong asset base that will help it to overcome present trading difficulties. The policy will not be extended to manufacturing facilities, as there are a different class of these are the different class of PPE in BCL's financial statement. Irfan has provided me with the following information. BCL hold, तो बेसिकली एक चेंज इन पॉलिसी है कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल का। उसको किस तरह अकाउंट फॉर करना है, एक तो इसने ये पूछा है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को आम हालत में तो हम रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन IAS 8 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन का जो हमने एक दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए आपने IAS 16 की गाइडलाइंस ही फॉलो करनी है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे होंगे इस चेंज इन पॉलिसी को। और वंस चेंज इन पॉलिसी अप्लाई करेंगे और प्रोस्पेक्टिवली करेंगे तो जितना भी चेंज इन फेयर वैल्यू आएगा वो हमारा OCI में रिकग्नाइज हो जाएगा, और PPE हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारी डबल एंट्री बन जाएगी। इस OCI के रिकग्निशन या इस रीवैल्यू करने की वजह से जनरली एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का इम्पैक्ट भी आता है। क्यों? क्योंकि हमारी टैक्स बेस सेम रहती है और हमारी एसिड की कैरिंग वैल्यू बढ़ जाती है इस रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट की वजह से। तो क्योंकि इस रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हमारा OCI में जाता है, तो अकॉर्डिंगली इसका डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट भी OCI में जाएगा। तो ये तो हो गया जो पॉलिसी से चेंज से रिलेटेड उसने पूरी बात पूछी थी कि क्या कहते हैं किस तरीके से करना है। IAS 40 के लिए एक स्टूडेंट ने पूछा कि कॉस्ट टू फेयर वैल्यू करें तो हम प्रोस्पेक्टिवली। IAS 40 में मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ नहीं है, जितना मुझे याद आ रहा है कि IAS 16 है स्पेसिफिकली। IAS 8 में का पैरा 17 है। तो वो एक बार आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। उसमें स्पेसिफिकली जो एक्सक्लूजन है ना वो IAS 16 और 38 के लिए है। 41 40 के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो जाएगा, हमने सारी बातें कर दी। अब आ जाते हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो वैल्यूएशन ऐसे होगी कि BCL होल्ड्स 2 ओनर ऑक्यूपाइड ऑफिसेज विच वर एक्वायर्ड इन जुलाई 2021 एंड हैव अ टोटल कैरिंग वैल्यू ऑफ 2460। प्रॉपर्टी ए की कैरिंग वैल्यू थी 1450 मिलियन। इट इज लोकेटेड इन एन एरिया that is currently undergoing regeneration, with several properties being converted to residential use। तो हो क्या रहा है, ऑल दो कमर्शियल एरिया है लेकिन वहाँ पे अब कन्वर्जन दी जा रही है अथॉरिटी की तरफ से, और वो रेजिडेंशियल यूज पे अलाउ कर रहा है। Surveyors have indicated that property A could be sold to developers to convert into luxury apartment for 2100, or it could be sold to another commercial organization for official use for 1950। अब सवाल ये आता है कि हमें रिकग्नाइज कैसे करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन मॉडल में अब हम आ गए। प्रॉपर्टी की जो रीवैल्यूड अमाउंट होगी प्रॉपर्टी ए की, वो 1450 तो कैरिंग अमाउंट थी। रीवैल्यूड अमाउंट क्या होगी, 2100 मिलियन या 1950 मिलियन।
तो इसका आंसर ये है कि इसकी वैल्यू होगी 2100 मिलियन। वो रीजन क्या है? IS 16 के अंदर हम रीवैल्यूएशन करें या किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर रीवैल्यूएशन करें, रीवैल्यूएशन के अंदर जो प्रिंसिपल है वो ये है कि फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज होगी चीज। फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है वो हमारे पास IFRS 13 ही बताएगा। IFRS 13 नॉन मॉनेटरी एसेट्स के लिए कहता है, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का एक कॉन्सेप्ट देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज जो है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज करके एसेट को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और वो जो आपको वैल्यू जनरेट करके दे ना, उस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, और वो वैल्यू यहाँ पे है 2100। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज देखते हुए आपने ये भी कंसीडर करना है कि वो चीज लीगली परमिसिबल है कि नहीं है, फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं है, फाइनेंशियली फीजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक ही मसला आ सकता था कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल यूज में जा सकती है कि नहीं। तो बज़ाहिर नजर आ रहा है इस पैरा में कि इस एरिया में जो रीऑर्गेनाइजेशन या री जनरेशन हो रही है, उसके रिजल्ट में रेजिडेंशियल यूज में प्रॉपर्टीज का कन्वर्जन हो रहा है। जब रेजिडेंशियल यूज में प्रॉपर्टीज का कन्वर्जन हो रहा है तो लीगली परमिजिबल भी हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी नजर आ रहा है, इसलिए हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वैल्यू इसकी 2100 है। अकॉर्डिंगली इसका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो 2100 माइनस 1450 पे रिकग्नाइज कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इससे प्रॉपर्टी बी के ऊपर। कहता है प्रॉपर्टी बी हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1010 मिलियन। इट इज लोकेटेड इन अ सिटी सेंटर विद इन अ लीगली एस्टेब्लिश्ड कमर्शियल जोन। एक कमर्शियल जोन है जो बिल्कुल डेजिग्नेटेड कमर्शियल जोन, लीगली एस्टेब्लिश्ड जोन है। प्रॉपर्टी बी हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 1750 मिलियन फॉर कंटिन्यूड ऑफिस और अदर कमर्शियल यूज। अगर हम किसी कमर्शियल वाले को ही बेचें उस हिसाब से फेयर वैल्यू 1750 मिलियन है। इफ एन एप्लीकेशन टू हैव प्रॉपर्टी बी रीजोन्ड, अगर इसकी एप्लीकेशन दी जाए कि रीजोन कर दिया जाए, और रीजोन सक्सेसफुल हो जाए, किस चीज के लिए रीजोन, के रेजिडेंशियल यूज के लिए इसको डेवलप कर लें, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट वुड हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1900 मिलियन। अभी करंट यूज के हिसाब से 1750 है। लेकिन एक खास बात लिखी हुई है, सच एप्लीकेशंस आर रेयरली सक्सेसफुल। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के हिसाब से इसकी रीवैल्यूड अमाउंट क्या होनी चाहिए? 1900 या 1750? तो इसका आंसर यह है, इसको हमें 1750 पे करना चाहिए। रीजन बीइंग कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज तो देखना है, लेकिन साथ साथ दूसरी चीजें भी देखनी है, जैसे कि लीगली चीज परमिसिबल है कि नहीं है, फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं है। तो इन सब चीजों से यहाँ पे एक हिंड्रेंस नजर आती है, जिसकी वजह से इसमें हम 1750 जो इसके एग्जिस्टिंग यूजेज के अकॉर्डिंगली या डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी फेयर वैल्यू है उसी पे रिकग्नाइज कर रहे होंगे। ये पिछले सालों के शायद इसने उसके लिए दिया हुआ होगा कि अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव रिवैल्यू करें, लेकिन ऑप्शन है वो हमें प्रोस्पेक्टिवली ही करना है। सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं, कुछ चीज मिस तो नहीं हो रही। हाउ चेंज कैसे अप्लाई किया जाएगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया। हाउ इट वुड अफेक्ट नॉर्मलाइज रिटर्न्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपल चीज ये है कि रिटर्न्स को तो शायद ये एज सच इम्पेक्ट नहीं करेगा रीवैल्यू करना, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड को ये जरूरी इम्पेक्ट कर देगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे इम्पेक्ट कर देगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकलता है एसेट्स की वजह से, या कह ले इक्विटी में जो हमारा रीवैल्यूएशन इम्पैक्ट जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर को बढ़ा देगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ाएगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली शेयर ऑप्शन स्कीम का वेस्ट होना भी एक मुश्किल हो जाएगा। बात चीज समझ में आ रही है? अभी जो हमने पूरी डिस्कशन की थी उसमें यही था ना, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर
इस अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज से कैसे बढ़ेगा कि एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा कह लें, या रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो अमाउंट आ जाएगा वो भी कैपिटल के अंदर ही मर्ज हो रहा होता है ना। तो एज अ रिजल्ट हमारे शेयर कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, और शेयर ऑप्शन स्कीम की वेस्टिंग भी एक मुश्किल होती चली जाएगी। सी पॉइंट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज के बारे में है। कोई अपेंडिक्स 4 दिया हुआ है, ये सिंपल कोई एथिकल इश्यूज सॉर्ट ऑफ होगा, ये आप लोग खुद देख लेंगे। और डी पॉइंट है एक्सप्लेन द मैटर्स दैट एसबीसी नीड्स टू एग्री इन रिलेशन टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट फॉर द एंगेजमेंट रिक्वेस्टेड बाय बीसीएल। जो कि बेसिकली एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का एंगेजमेंट है, उसके जर्नल जो पॉइंट्स होते हैं वही आ रहे होंगे यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना हम कंक्लूड करते हैं क्लास को। ये 2 पार्ट्स आप लोग खुद से प्लीज कर दिए। फिर जो कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को, प्लीज ये 2 पार्ट्स खुद से कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।